इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर उम्र का व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सब जानते नहीं कि ये कैसे करना है। कुछ को लगता है कि वो अपने पैसे जमा करके रखें, जिससे वो पैसा उनके पास हमेशा रहे। कुछ का मानना होता है कि उनको अपना पैसा ब्याज पर चलाना चाहिए, और कुछ का ये मानना भी होता है कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको इन तीन ऑप्शन में स्टॉक मार्केट वाला ऑप्शन सबसे रिस्की और सबसे प्रॉफिटेबल लग रहा होगा। अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाना एक चीज होती है और सही इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना अलग चीज होती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर यूथ में काफी ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ गई है। हर पढ़ा लिखा इंसान आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहा है, पर इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब बेचना है। इन सब का सही नॉलेज और परफेक्ट जानकारी हमारी लाइफ बदल सकती है। इस बुक समरी में न केवल हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, बल्कि साथ में ये भी शेयर करेंगे कि इन इन्वेस्टमेंट से आप लोग कैसे अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब बिना देरी किए इस बुक समरी की हम शुरुआत करते हैं। साथ ही आपको इन्वेस्टिंग के मामले में कैपेबल बनाने का सफर भी शुरू करते हैं। क्लूज फ्रॉम द पास्ट। इस बुक समरी के पहले अध्याय में हम आपको कुछ हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और ये भी शेयर करेंगे कि कैसे आप इन पुराने इन्वेस्टमेंट से सीख ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिनको आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जमा किया था। तो आपको ये देखकर लगता है कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन पैसों से कॉमन स्टॉक्स खरीदने का फैसला करते हैं। आपके इस डिसीजन के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी रेगुलर इनकम से ज्यादा कमाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपने देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हो जिनका ये मानना है कि अगर आपने कोई फोर्ड कंपनी जैसी एंटरप्राइज शुरू की होती तो आप भी आज कहां पर होते। इससे ये पता चलता है कि आप अपने और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक पूंजी छोड़ के जाना चाहते हैं, या हो सकता है कि इन सारी चीजों का मिक्सचर आपको कॉमन स्टॉक्स लेने के लिए इंस्पायर कर रहा हो। पर कुल मिलाकर अगर आप कॉमन स्टॉक्स खरीदने की कगार पर हैं, तो आप पैसे कमाने की लालसा रखते हैं। इसलिए ये लॉजिकल है कि आप कॉमन स्टॉक खरीदने से पहले ये देखेंगे कि किस कॉमन स्टॉक से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा चुका है। ये जानने के लिए आपको पुराने स्टॉक ट्रेड उठाकर देखने होंगे। अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट की ओर एक कैजुअल नजर भी डालते हैं, तो आपको ये साफ नजर आएगा कि दो बहुत ही अलग मेथड से ट्रेडिंग की जा रही है। ये दोनों ही मेथड सक्सेसफुल रहे हैं, जिस कारण ये तय करना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। 19th सेंचुरी और शुरुआती 20th सेंचुरी में अनेक बड़े फॉर्च्यून और बहुत से छोटे फॉर्च्यून बिजनेस साइकिल पर सट्टा लगाकर बनाए गए थे। उस समय वही लोग कॉमन स्टॉक्स की दुनिया में सफल होते थे जिनके अच्छे फाइनेंशियल कनेक्शंस हुआ करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि इस समय की बैंकिंग कंडीशन बहुत ही नाजुक थी। आज की तरह उस समय भी अच्छी कंपनी ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस उस समय भी उतने ही होते थे जितने आज होते हैं। उस समय भी वही ट्रेडर सफल होता था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखता था और सारे फ्लक्चुएशंस के बाद भी एक ही कंपनी के साथ टिका रहता था, न कि वो जो स्टॉक को सस्ते में खरीदता था और उसे चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए बेच देते थे। अगर आप ये चीज सुनकर चौंक उठे हैं तो चौंकिए मत। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं और जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसी कुछ ही कंपनीज होंगी जिनका 25 से 50 साल पहले स्टॉक $10,000 पर होगा और आज की डेट में उनका स्टॉक $225,000 पर पहुंच गया होगा। कुल मिलाकर अगर कोई इन्वेस्टर उस समय ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वरदान देकर गया होता। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया आज उनके बच्चे उस चीज का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसी कंपनी है जिन पर हम इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स पर डिटेल्ड अटेंशन देनी होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के युग में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज न केवल अच्छी हैं,
बल्कि बेहतर भी हैं। इस चेंज का एक कारण आज का मैनेजमेंट सिनेरियो भी है। आज के युग में ये जरूरी नहीं है कि फैमिली बिजनेस फैमिली का कोई मेंबर ही संभालेगा, बल्कि अब व्यापार उसी को सौंपा जाता है जो उसके काबिल हो। अगर कोई कंपनी ऐसा करने से कतराती है तो उसके स्टॉक होल्डर उस कंपनी का साथ छोड़ देते हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में न केवल ओनर्स महत्व रखते हैं, बल्कि बाहरी स्टॉक होल्डर्स भी डिसीजन मेकिंग में बराबर का हक रखते हैं। यही कारण है कि आज के युग में टैलेंट को नेपोटिज्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस चेंज के अलावा एक और बड़ा चेंज जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में आया है वो है कॉर्पोरेट रिसर्च और इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में बढ़ावा। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इससे स्टॉक होल्डर का क्या फायदा। तो इस बुक के लेखक के अनुसार इस नई रिसर्च ग्रुप ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ जुड़कर इन्वेस्टर्स के लिए एक सोने की खदान खोल दी थी। आज भी काफी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस बारे में बहुत कम नॉलेज है। इस रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1920 में हुई थी, पर इसने तेजी एडोल्फ हिटलर के मिलिट्री पर्पस के कारण पकड़ी थी। एक सर्वे के अनुसार सन 1953 में प्राइवेट कंपनीज 3.7 बिलियन डॉलर्स खर्च करती थी और वहीं सन 1956 में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर 5.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया और सन 1959 तक यह इन्वेस्टमेंट 6.3 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया था। इसके साथ ही अब कंपनीज के प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे थे, खासकर उन प्रोडक्ट्स से जो इस रिसर्च के बिना बन ही ना पाते। लेकिन रिसर्च वर्क के भी दो साइड्स थे। कई बार ऐसा होता था कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत रिसर्च की गई या बहुत पैसा लगाया गया हो और अगर वो फेल हो जाए तो कंपनी और शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इस कारण स्टॉक होल्डर्स का कंपनी में इंटरफेरेंस जरूरी माना गया है, खासकर ये चेक करना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं जा रही है। रही बात ऐसी कंपनी ढूंढ पाने की जो फ्यूचर में चलकर बूम कर जाए, तो ये दोनों गुड लक और गुड सेंस की बात है। हो सकता है आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो इस समय तो छोटी हो लेकिन बाद में चलकर काफी बड़ी होने में सफल हो जाए। लेकिन ऐसी कंपनी को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, पर इस काम को आप आसान कर सकते हैं अच्छी एनालिसिस करके। एक अच्छी एनालिसिस वैसे ही काम करती है जैसे एक बड़ा मैग्नेट भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने में काम करता है। ये एनालिसिस करने के लिए आपको पास्ट कंपनी का सहारा लेना जरूरी है। पास्ट हम लोग को और भी क्लू देता है कि कैसे अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस को मार्केट में इकोनॉमिकली वर्थवाइल बनानी है और कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। इससे ये क्लियर होता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो डे टू डे टास्क में ज्यादा सफल हो, ना कि उन कंपनीज पर जो फ्यूचर की प्लानिंग ही करती रह जाएं। तो इस अध्याय से ये मिसकंसेप्शन तो क्लियर हो जाता है कि ऐसी कंपनीज नहीं बची है जो आगे जाके बड़ी बन जाएं, बल्कि अब तो इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल। इस बुक समरी के पिछले अध्याय में हमने जाना कि आखिर कैसे हम पास्ट इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करके आज भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके हम अच्छे इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपको डायरेक्टली कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। इस मेथड को हर इन्वेस्टर इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन किसी इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए खुद सारी रिसर्च करे। अगर वो इस टास्क में लग गया तो उसके पास इन्वेस्टिंग का टाइम ही नहीं बचेगा। इसमें बेसिकली इन्वेस्टर उस कंपनी की पूरी रिसर्च करता है। इस रिसर्च के लिए उसे वहाँ की इनर वर्किंग जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल एडवाइजर हायर करे। तब जाकर इन्वेस्टर ऐसी पोजीशन पर पहुंच पाएगा जब उसे समझ आए कि एडवाइजर और इस मेथड का उपयोग करने से उसे क्या फायदा हुआ है। जब कोई भी इन्वेस्टर इस मेथड का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके पास कितने मौके आते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने पहले ही सारा होमवर्क कर रखा है, जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने का ही मौका मिलता है। इस तरीके के अलावा इन्वेस्टर चाहे तो बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके खुद भी ये काम कर सकता है। स्कटलबट मेथड इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले एक बिजनेस ग्रेप वाइन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिस भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है
उस बिजनेस की थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे एक चार्ट पर उस बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जा सके। इसका पता कंपनी के शेयर होल्डर्स, पब्लिक ओपिनियन और यहाँ तक कि कंपनी द्वारा की गई लेटेस्ट रिसर्च से भी लगाया जा सकता है। अगर आप तब भी श्योर फील नहीं करते, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसमें और उस कंपनी जैसी 5 और बड़ी कंपनीज में जाकर उनसे 5 इंटेलिजेंट प्रश्न पूछें, जो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के इर्द गिर्द ही होंगे। आपको खुद भी शौक लगेगा कि केवल कंपनी में जाकर बात करने से आपको कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज मिल सकती है। इन 4 मेथड के अलावा अगर आप कंपनी के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप बोनांजा कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। ये ग्रुप उस कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज का होता है। इस ग्रुप से आप कंपनी के हर एक डर्टी सीक्रेट्स जान सकते हैं और वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट हो सकता है वो लोग अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ बैड माउथिंग या अफवाह फैला रहे हों, जिस कारण आपको इनकी दी गई हर इन्फॉर्मेशन को डबल चेक और क्रॉस चेक दोनों करना पड़ता है, जो कि एक बहुत टीडियस टास्क साबित हो सकता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को पिछली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। ज्यादातर बड़ी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन इतनी क्रिस्टल क्लियर होती है कि इन्वेस्टर पहले ही समझ जाता है कि क्या उसको इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। यदि उसे लगता है करनी चाहिए, तो अधूरी इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कंपनीज के ऑफिसर से बात करनी चाहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की यही पहचान होती है कि वो पूरी रिसर्च किए बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता है। अब इन्वेस्टर जब जान जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इसके बाद उसके सामने एक और चुनौती खड़ी होती है कि आखिर कौन से कॉमन स्टॉक्स उसे खरीदने चाहिए। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारी बुक समरी। 15 पॉइंट्स को ध्यान में रखें। बुक समरी के पिछले अध्याय में आपने ये जाना कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार आप ये सीख गए, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपको कौन से कॉमन स्टॉक्स खरीदने चाहिए। कोई भी कॉमन स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको 15 पॉइंट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स में कंपनी खरी नहीं उतरती है, तो एक बार को आप फिर भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। परंतु अगर बहुत से पॉइंट्स पर असफल होती है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने की आपको या किसी भी इन्वेस्टर को गलती नहीं करनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर स्कटलबट मेथड पहले ही इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इन 15 पॉइंट्स की क्या जरूरत है। तो लेखक आपको इस पर यह बताना चाहेंगे कि आप स्कटलबट मेथड से एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं और क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, ये जान सकते हैं। लेकिन इन 15 पॉइंट्स की मदद से आप कंपनी और उसके किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये जानने के काबिल बन सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो कंपनी के बाहर के लोग ही सॉल्व कर पाएंगे और कुछ पॉइंट्स के लिए आपको कंपनी में काम कर रहे लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो बिना देर किए हम आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, जिनका आपको कोई भी कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना होगा। इन 15 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, उससे वो सफिशिएंट मार्केट कैप्चर करने में कैपेबल होगी और क्या वो कुछ सालों में एक बड़े लेवल पर अपना बिजनेस स्केल कर पाएगी। ये सवाल सबसे पहला इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक बार में बड़ा प्रॉफिट कमाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सेल्स को मेंटेन करना और बढ़ाना ये बड़ी बात है। कुछ कंपनीज के साथ ये भी देखा गया है कि कुछ साल तो सेल्स हर साल बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सेल्स स्टैग्नेट हो गई या रुक गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेडियो सेट मैन्युफैक्चरर्स, जिनको टेलीविजन के कमर्शियल डेवलपमेंट के बाद बहुत बड़ा झटका लगा था। ये इंडस्ट्री का नियम है, जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में जल्दी लाएगा वो उससे खूब प्रॉफिट कमाएगा। वहीं जो कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर रुकी रह जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। यही कारण था कि रेडियो की सेल्स, जो एक समय में हर साल तेजी से बढ़ रही थी, पर अब उनकी सेल्स हर साल गिरती जा रही है। जो कंपनी ईयर टू ईयर मुनाफा शो कर पा रही है, उसी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है, ना कि उन कंपनीज में जो फ्लूक या तुक्के से प्रॉफिट कमा लेती हैं। जो कंपनी दसियों सालों से प्रॉफिटेबल रही हैं, वो दोनों लकी और काबिल हैं। कुछ कंपनी काबिल हैं इसलिए फॉर्चुनेट हैं, और कुछ कंपनी फॉर्चुनेट हैं इसलिए काबिल हैं। दोनों में से जो कंपनी काबिल है
वो हमेशा फॉर्चुनेट कंपनी से लॉन्ग रन में आगे निकल जाती है। लेकिन दोनों ही टाइप की कंपनी में मैनेजमेंट का रोल सबसे बड़ा होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो एक फॉर्चुनेट कंपनी जो काबिल ना भी हो वो भी बदलते समय के साथ काबिल बन जाती है। दूसरा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ख्याल रखना चाहिए वो है, क्या मैनेजमेंट के अंदर नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाने और कंटिन्यू रखने का डिटर्मिनेशन बाकी है या नहीं। ये सवाल तब करें जब खासकर उनके करंट प्रोडक्ट लाइन अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुकी है। ऐसी कंपनीज जो एक ही प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाती हैं, वो अक्सर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ऐसी कंपनीज के मैनेजमेंट को लगता है कि जब उनका एक प्रोडक्ट सफल हो चुका है तो उसी को बस इम्प्रूव करके पब्लिक को बेचते रहना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मैनेजमेंट के कारण कंपनी डूब जाती है, क्योंकि ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना खर्च नहीं कर रही होती जितना जरूरी है। तो इन्वेस्टर को कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के अंदर कुछ नया बनाने का जुनून बाकी भी है, या फिर वो जहां पहुंच गए हैं उससे संतुष्ट हो चुके हैं। जो कंपनी जहां पर है अगर वहां पर वो संतुष्ट है तो ऐसी कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। इस दूसरे पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट जिसका हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो है कि कंपनी के साइज के हिसाब से उनके R&D एफर्ट्स कितने इफेक्टिव हैं। इस तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे साफ पता चल जाता है कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ऐसी बहुत सी पब्लिक कंपनीज हैं जो R&D में तो बहुत पैसा लगा देती हैं, पर उससे उन्हें उतना फायदा होता नहीं है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कैपेबिलिटी पता है और क्या इन्वेस्टमेंट करते वक्त उनके पैर जमीन पर रहते हैं। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये कहावत रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। अगर कंपनी अपने साइज से ज्यादा रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है या फिर कंपनी अपने साइज के मुकाबले कम इन्वेस्ट कर रही है तो ऐसे में दोनों को ही लॉन्ग रन में लॉस का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का नया प्रोडक्ट तब ही सक्सेसफुल माना जाता है जब वो अपनी रिसर्च की कॉस्ट भी रिकवर कर पाए और प्रॉफिट भी कमा सके। जो भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में सफल है वो लॉन्ग टर्म में भी सेम मैनेजमेंट में उतनी ही सफल रहेगी। चौथा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि क्या कंपनी के पास एक अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस चुनौती भरे युग में ये देखना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी की सेल्स टीम ज्यादा बेहतर है। अगर किसी भी कंपनी या उसकी मैनेजमेंट को ये लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिक सकते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर कंपनी को एक अच्छी सेल्स टीम की जरूरत होती है जो लोगों को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ठीक से बता पाए, जिससे उनकी कंपनी और उनके ग्राहकों के बीच एक बॉन्डिंग बनना पॉसिबल हो। इसी कारण इस किताब के लेखक का कहना है कि हर सक्सेसफुल कंपनी अपनी सेल्स टीम पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्स आर्म जरूरी है। पांचवा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन मतलब भर का है या नहीं। ये पॉइंट तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मैथमेटिकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है वो समझ जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट तभी है जब सेल्स अच्छी है, और अगर सेल्स अच्छी है तो प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। जो कंपनी शुरुआत में लो प्रॉफिट मार्जिन पर बेचती है वो भी कुछ समय बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती है। वहीं जो कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाती हैं, वो इवेंचुअली प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे ही उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग भी बढ़ती जाएगी। इसलिए लेखक के हिसाब से एक इन्वेस्टर को कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो मार्जिनल प्रॉफिट पर वर्क करती हो। इन्वेस्टर को हमेशा से ही उन कंपनीज में प्रॉफिट ज्यादा होगा जिनके प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा हो, वरना लो प्रॉफिट और मार्जिनल कंपनीज में पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट के अलावा सिक्स पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन या इम्प्रूव हो रहा है। इस सवाल को सुनकर आपको लग रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन और इम्प्रूव करना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो हो सकता है उस समय कंपनी का वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो, लेकिन ओवर द टाइम उस प्रोडक्ट का क्रेज मार्केट से खत्म हो जाए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को एंगेजिंग और अट्रैक्टिव करने में लगी रहे। साथ ही कंपनी को लेबर और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है।
इसके साथ ही टैक्सेस में भी हर साल बदलाव के कारण बिजनेस रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक कंपनी को प्रॉपर प्लानिंग करना महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की इस प्लानिंग का इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टर को स्कटलबट मेथड अप्लाई करना होगा। इसका पता इन्वेस्टर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से ही लग सकता है। अगर कंपनी के पास इन सब सवालों का कंस्ट्रक्टिव जवाब है तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इन 6 पॉइंट्स के अलावा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 7वें पॉइंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि क्या इस कंपनी की कोई लेबर या पर्सनल रिलेशनशिप आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता होगा कि लेबर और कंपनी के बीच का रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी के लेबर उससे खुश ना हो तो इसका सीधा असर कंपनी की प्रोडक्शन पर पड़ता है। अगर लेबर खुश ना हो तो स्ट्राइक एक कॉमन सिनेरियो बन जाती है। अगर कोई कंपनी या उसका मैनेजमेंट अपने वर्कर्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं या अपने लेबर को पैरों की धूल समझते हैं तो ऐसी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को भी कुछ खास नहीं समझते हैं। इसलिए कंपनी का ये बैकग्राउंड देखना भी एक इन्वेस्टर को देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसी से मिलता हुआ 8वां पॉइंट भी है, जिसमें इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उस कंपनी के रिलेशन अपने एग्जीक्यूटिव से कैसे हैं। अगर लो लेवल लेबर से रिलेशनशिप मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर रिलेशन मेंटेन करना तो और जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है और हर कंपनी ही अपने एग्जीक्यूटिव से बनाकर रखती होगी। आखिर यही लोग तो होते हैं जो हर फैसला लेते हैं। अगर ये लोग साथ में कंपनी को लेकर ना चलें तो कोई भी वेंचर बिखर सकता है। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वही कंपनी आपको ऑफर करती है जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इस पॉइंट के साथ आपको 9th पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा। 9th पॉइंट ये है कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट में डेप्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट में यहाँ किस डेप्थ की बात हो रही है। अब मान लीजिए आप किसी छोटी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का की या मेन पर्सन कोई एक ही होगा। हो सकता है वो अपने अंडर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हो, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उस कंपनी का डेली वर्क कौन संभालेगा। इस समय जो पॉइंट 8th में डिस्कस किया वो बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लाइमेट मेंटेन करना ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे जरूरी है डेलीगेशन ऑफ रोल्स और पावर, जिससे ये सिचुएशन ना आए जहां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही कंधे पर आ जाएं। ऐसा करने से छोटी कंपनी में इन्वेस्टर के लिए रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसके अलावा जब हम 10th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि क्या कंपनी की कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल अच्छी है। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकती जब तक वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट को एक्यूरेसी और डिटेल में बांटकर दिखा ना पाए। हर छोटी डिटेल जानने के बाद ही मैनेजमेंट इस चीज का अनुमान लगा पाएगी कि आखिर किस फील्ड या किस जगह पर ध्यान फोकस करने की जरूरत है। अगर किसी कंपनी को यही नहीं पता होगा कि आखिर किस एरिया में काम करना है तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या किस प्रोडक्ट को वो सेल या डिस्काउंट में बेचना अफोर्ड कर सकते हैं। यही सारे कारण होते हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस और अकाउंटिंग जानना जरूरी है। अब इतने पॉइंट सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम एक ही बिजनेस में इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन और भी तो देख सकते हैं। तो यही आता है 11th पॉइंट कि क्या बिजनेस के ऐसे और भी एस्पेक्ट होते हैं जो एक कंपनी को कंपटीशन से बेहतर बनाती हैं। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग बनाते हैं। ये एस्पेक्ट हर चीज में काउंट होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी अगर अपना प्लांट सेटअप करती है तो जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट में भी ऐसी कंपनी को वर्क करना पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी कम लीज पर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब इसको बेहतर समझने के लिए एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एक कंपनी का इंश्योरेंस कॉस्ट 35% कम है तो वो अपने रनिंग कॉस्ट कम करने में कामयाब रहे। साथ में इन्वेस्टर को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है क्या उसके प्रोडक्ट्स पेटेंट प्रोटेक्टेड हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि कोई दूसरी कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर पाएगी। इन सब के बावजूद भी हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी उस प्रोडक्ट के आइडिया को चुराने में कामयाब हो जाए। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये ध्यान रखना होगा
कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें और भी ऐसे प्रोडक्ट के आइडिया या प्लान होने चाहिए जो कंपटीशन को तगड़ा झटका देने के लिए हमेशा रेडी हो, जिसमें आपको अब ये देखना होगा कि क्या कंपनी प्रॉफिट को शॉर्ट रेंज बेसिस पर प्रेडिक्ट कर रही है या लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्रेडिक्ट कर रही है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, वहीं कुछ कंपनीज जानबूझकर अपने प्रॉफिट को डिले करती हैं, जिससे वो ओवर द इयर्स अपनी रेपुटेशन बना पाएं और बेहतर तरीके से अपनी कंपनी को स्केल अप कर पाएं। किसी भी कंपनी में कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं उसी से क्लियर हो जाता है कि वो कंपनी आगे चलकर कितनी रेप्यूटेड बन पाएगी। रेपुटेशन कमाना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाने से कई गुना मुश्किल होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के समय ये देखना भी एक तरह से जरूरी हो जाता है। इस पॉइंट के अलावा 13 पॉइंट जिसको हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या आने वाले वक्त में उस कंपनी को और इन्वेस्टमेंट या इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस कारण करंट शेयर होल्डर्स की एग्जिट स्ट्रेटजी पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये कोई भी अन्य व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का मन बनाया है, क्या वो ऐसी पोजीशन में आ चुकी है कि उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट होंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे आपके शेयर पर भी असर पड़ेगा। तो किसी भी इन्वेस्टर को ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका क्लियर प्लान हो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी डाइल्यूशन के ऊपर, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर बाद में पछताना ना पड़े। इस पॉइंट के बाद बढ़ते हैं हम 14 पॉइंट पर, जो ये है कि क्या मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर से अपने अफेयर्स के बारे में फ्रीली बात करता है, खासकर तब जब ट्रबल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स का उस कंपनी को सामना करना पड़ता है। ये बिजनेस का नियम है कि सबसे अच्छी चलने वाली कंपनीज भी डिफिकल्टीज फेस करती हैं। अगर कोई कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स बना रही है तो जाहिर सी बात है कि उसे कुछ ना कुछ फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, और ये फेलियर्स अक्सर कॉस्टली भी साबित होते हैं। फेलियर नहीं हुए तो हो सकता है कभी आपको डिले का सामना करना पड़े। ऐसे एक्सपेंसेस आपको एज एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट करने का जिगरा रखना होगा, नहीं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट है या फिर आपको एक फर्जी रोजी इमेज दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी से पता चल जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना ट्रूथफुल है। हर इन्वेस्टर को हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपनी पोजीशन के बारे में अपफ्रंट हो, ना कि वो जो हर बुरी खबर छिपाने में लगी रहे। इसी के साथ हम अपने आखिरी और 15वें पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है, तो उसका कारण यह है कि शेयर होल्डर तो कंपनी के मेन एसेट से दूर है, लेकिन फेस ऑफ द कंपनी तो मैनेजमेंट ही उभर के सामने आता है। लेकिन वहीं अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर जनता सवाल उठाने लगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी कंपनी को हर हाल में अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी इंटीग्रिटी पर फ्यूचर में चलकर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं तो उस कंपनी को हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो 15 पॉइंट्स हो गए जिनको आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी के कॉमन स्टॉक्स खरीदने से पहले। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए। बुक समरी के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे एक कॉमन डिलाइमा जो हर नया इन्वेस्टर फेस करता है। वो ये है कि उसे कैसे हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोडक्ट और मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जो व्यक्ति जिस जगह रह रहा है उसे अपने एरिया में चल रही कंपनीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति कार फैक्ट्री के पास रहता है वो ऑटोमेटिव कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उस कंपनी में उसे क्या देखना है और उसे उस कंपनी से क्या क्या उम्मीदें हैं। वहीं अगर कोई गांव या रूरल साइड का व्यक्ति है तो उसके पास इतने अवसर नहीं है जितने एक अर्बन या शहरी व्यक्ति के पास हैं। ये गैप इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति सेंटर के ज्यादा करीब है उसी के पास एक लॉन्ग टर्म कंपनी ढूंढने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, हम एक एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे जो हमको गाइड कर सके कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखे हुए इन्वेस्टमेंट करने उतर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप बिना स्टडी किए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका लोग फायदा उठा लेंगे।
हो सकता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा ही साबित ना हो और वो आपके पैसे डुबो दे। इसी कारण से अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बेसिक प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि आप इतना करने के कैपेबल नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा आप इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में एकदम से ना उतरें। कुल मिला के सबसे जरूरी ये है कि किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फील्ड के बारे में मतलब भर की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर इन्वेस्टर का उस जैसी कंपनी में अगर पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उससे एक इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में बेहतर आइडिया लग पाता है। इसका कारण यह है कि आज की तारीख में हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये तो कह देता है कि उसको हर फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब रोज के हिसाब से स्टॉक की दुनिया में इतनी सारी कंपनीज एंटर कर रही हैं कि हर कंपनी का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इस कारण से फाइनेंशियल एडवाइजर अब इनकम्पिटेंट होते जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि सबसे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, उसके लिए एक इन्वेस्टर को एडवाइजर की पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडरेशन में लेना होगा। जैसे एक अच्छे डॉक्टर को उसके सक्सेसफुल ऑपरेशंस देखते हुए चुना जाता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर लागू होता है। लेकिन इसमें किसी एडवाइजर की सफलता को समझना इतना आसान नहीं है। आपको हर एक चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि आखिर उनके प्रीवियस क्लाइंट ने किस टाइम पर इन्वेस्ट किया था। साथ में आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका एडवाइजर किस टाइप के स्टॉक्स के साथ सफल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आपको उसी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में एक इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर के बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जिससे दोनों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो। इस कंपैटिबिलिटी से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक बार जब आपने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये चूज करना होगा कि आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देगी या जो ज्यादा स्टेबल होगी उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस सोच के साथ देखा जाए तो आपके लिए दो टाइप की कंपनीज के ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला टाइप जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती हैं और स्टेबल कंपनीज में गिनी जाती हैं। ये जनरली बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोफेशनल ट्रस्टीज और ऐसी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस गिनी जाती हैं। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कंपनी को कभी फ्यूचर में लॉस भी होता है तो आप ज्यादा पैसे नहीं गवाएंगे। वहीं अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो लॉन्ग टर्म में ही होगा। ये ऐसी कंपनीज हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं। वहीं अगर आप किसी रिलेटिवली यंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट दो धारी तलवार की तरह है। या तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में 1000 गुना प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट चूक गया या गलत साबित हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ की सबसे महंगी मिस्टेक भी साबित हो सकता है। ऐसी कंपनीज में अक्सर वही इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं और जो ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट बड़ी कंपनी के साथ एक यंग स्टेज पर जुड़ जाएं। कंपनी के टाइप चूज करने के बाद आपको फिर ये एनालिसिस करना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो इस बुक समरी को सुन रहे हैं वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल पर पहुंचने की उम्मीद करने में से एक हैं। तो एक छोटे इन्वेस्टर को हमेशा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्या उसके ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि जब सही समय है तब वो इन्वेस्ट कर पाए, या फिर वो बड़ा रिस्क लेकर नई कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा सकता है। तो इन सब का सामना करने के लिए एक छोटे इन्वेस्टर को हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। वहीं अगर उसने हर कंपनी सही चुनी और उसकी किस्मत भी सही रही तो एक छोटे इन्वेस्टर को मीडियम लेवल के इन्वेस्टर के लेवल में पहुंचने में समय नहीं लगता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें किस्मत का जिक्र क्यों किया। आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लें या फिर आप कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपकी टाइमिंग और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आप इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाहे इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो ये चाहता है कि कुछ सालों में उसकी इनकम बढ़ जाए तो उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इन 35 सालों में ऐसी बहुत सी स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो कॉमन स्टॉक्स हाई यील्ड पर खरीदे जाते हैं या जो लो यील्ड डिविडेंड पर भी खरीदे जाते हैं, उन दोनों की ही ग्रोथ कंसंट्रेटेड है। ये दोनों स्टॉक 5 से 10 साल के बाद ही सिग्निफिकेंट रिटर्न देने के कैपेबल होते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स न केवल यील्ड में इंक्रीज करते हैं
साथ ही वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डिविडेंड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ग्रोथ स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न देता है और साथ ही उनका सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आशा है कि बुक समरी के इस अध्याय से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइप के फाइनेंशियल एडवाइजर को चुनना चाहिए, किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ ही आपको किस टाइप के स्टॉक खरीदने चाहिए। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि आपको ये स्टॉक्स आखिर कब खरीदने चाहिए। स्टॉक्स कब खरीदें? इस बुक समरी के पिछले चैप्टर्स में आपने स्टॉक्स और कंपनीज के बारे में जाना कि आपको किस टाइप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आखिर आपको स्टॉक्स कब खरीदने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या समय भी मैटर करता है? अगर हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट सही है तो वो प्रॉफिट ही देगा। इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि आज हम इन्वेस्ट करते हैं या कल इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक इन्वेस्टर को एक अच्छा स्टॉक मिल गया है तो वो कल या आज की क्यों सोचेगा, वो तो तुरंत स्टॉक खरीद लेगा। क्यों? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इन्वेस्टमेंट अक्सर इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, साथ ही उसके टेम्परामेंट के ऊपर भी। अब चलिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही एक एग्जांपल इस बुक के लेखक आपको बताना चाहेंगे। सन 1929 में ऐसी कई एंटरप्राइजेस अमेरिका में थीं जो अगर सब कुछ सही रहता तो 25 साल में इन्वेस्टर्स को मोटा प्रॉफिट देने के काबिल थीं। लेकिन कुछ साल बाद जब मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उससे सारे कैलकुलेशन पूरी तरह से बिखर गए थे। उस समय स्टॉक मार्केट की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बहुत सी पब्लिक कंपनीज डूब गई थीं और साथ ही काफी इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए थे। इसी कारण किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दुनिया भर की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो ऐसी चीजों को हमेशा ही दिमाग में रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा और क्या ऐसे कर सकते हैं कि स्टॉक खरीदने की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसके लिए इन्वेस्टर को एक कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करना पड़ता है। इस मेथड में इन्वेस्टर को बड़े इकोनॉमिक डेटा की स्टडी करनी पड़ती है। इस इकोनॉमिक डेटा की मदद से ही एक इन्वेस्टर ये अनुमान लगा सकता है कि एक कंपनी का शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बिजनेस गोल क्या होगा। जो और भी सोफिस्टिकेटेड या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होंगे वो इसकी मदद से फ्यूचर में कंपनी के बारे में ओपिनियन बनाने के भी काबिल हो जाएंगे। अगर इन्वेस्टर की इस फोरकास्ट में कोई भी कमी या शंका सामने नहीं आती है तो एक इन्वेस्टर के लिए ये सही समय होगा ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई शंका या काले बादल बनते दिखाई दें तो इन्वेस्टर की भलाई इसी में होगी कि वो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा ना इन्वेस्ट करे। आपको ये सुनने में तो ये काम या मेथड बहुत आसान लग रहा होगा और आप में से कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे कि जब ऐसा मेथड पहले से अवेलेबल है तो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे हार जाते हैं। तो इस बुक समरी के द्वारा मैं आपको लेखक के द्वारा कही गई एक बात बताना चाहूंगा। लेखक का इस मेथड के लिए साफ मानना यह है कि ये मेथड सिर्फ थ्योरी में सक्सेसफुल है पर असल जिंदगी या इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस में पूरी तरह से अनरीजनेबल है। इसका कारण यह है कि आज के ह्यूमन नॉलेज के करंट स्टेट में सभी अपनी अपनी फोरकास्ट और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं जिसमें सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ लोग इन प्रेडिक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं लेकिन फिर भी किसी का भी अनुमान 100% सही नहीं होता है। हो सकता है आज से 5-10 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे एक्यूरेटली पता चल जाए कि एक समय बाद स्टॉक के प्राइसेस कहाँ होंगे। लेकिन फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं आ सकती जो बिजनेस में स्टॉक्स की वैल्यू प्रिसाइजली बता सके। लेखक का मानना है कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स की ह्यूमन नॉलेज उतनी ही है जितनी केमिस्ट्री की नॉलेज हमें मिडिल एजेस में थी। उस समय की केमिस्ट्री भी उतनी ही क्रूड और मिस्टीरियस थी जितनी आज की डेट में बिजनेस की इकोनॉमिक्स है। आज की डेट में भी इस विषय के बारे में इतनी कम नॉलेज होने के बावजूद भी एक इन्वेस्टर या आप भी एक एक्यूरेट गैस कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स फ्यूचर में किस दिशा में जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रेडिक्शन अगर 10 लोग से करवाए जाएं तो किसी एक का उसमें सही निकलेगा। एक टिपिकल इन्वेस्टर तो जीता और कमाता ही इन इकोनॉमिक फोरकास्ट के भरोसे है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ये फोरकास्ट खुद से नहीं करता है बल्कि वो इसके लिए लोगों को हायर करता है जिनका यही काम होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्टेड कंपनीज का फोरकास्ट बनाए। लेकिन लेखक आपको इस तरीके से वार्न करना चाहेंगे, जिस इन्वेस्टर की डिपेंडेंस की आदत बहुत पड़ जाती है उसके लिए अपने बल पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप में से भी कोई ऐसा इन्वेस्टर है तो लेखक आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से छपी ई कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल क्रॉनिकल पढ़ने की सलाह देते हैं
चाहे इन्वेस्टर कोई भी साल की ये किताब पढ़े, उसे इतना जरूर समझ आ जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि सबका व्यू पॉइंट एक कंपनी को लेकर एक ही जैसा हो। जो भी इन्वेस्टर ये बुक पढ़ता है वो इस चीज से जरूर हैरान होता है कि कितनी बार आपस में एक्सपर्ट के ओपिनियंस ही मैच नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है, वो कैसे जान सकता है कि सही समय इन्वेस्टमेंट का क्या है, या वो जान भी सकता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि एक इन्वेस्टर दो एस्पेक्ट या नजरिए से बिजनेस को जज कर सकता है। पहला तो ये कि वो नए प्रोडक्ट के बनने के टाइम साइकिल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर वो किसी एक चीज पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और वो एक सपने या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेगा। इससे हो सकता है उसे फ्यूचर में लॉस उठाना पड़े। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनका मैनेजमेंट वेल बैलेंस्ड और प्रोफेशनल हो। इससे एक इन्वेस्टर को ये फायदा रहता है कि उसको कभी भी कंपनी के प्रोडक्ट में डिले नहीं मिलता है। इसके साथ ही काम भी स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहता है। अब राइट टाइमिंग को बेहतर समझने के लिए हम आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंपनी की दो स्थिति होंगी जिनके डिफरेंट प्रोस और कॉन्स हैं। पहले ऑप्शन में मान लीजिए एक कंपनी है जिसका रिलेशन अपने वर्कर्स और अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके नए प्रोडक्ट ने उतनी मार्केट कैप्चर नहीं की जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कंपनी ने एक प्लान बनाया, पर उस प्लान को इफेक्ट में लाने में समय लगा और तब कंपनी का स्टॉक बाइंग पॉइंट ए पर पहुंच गया। इस प्लान के चलते 1.5 साल के लिए लेबर के सारे बेनिफिट्स खत्म कर दिए गए, जिसके चलते वर्कर्स ने 2 बार स्ट्राइक कर दी, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया और ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में खबर फैल गई कि इस कंपनी की लेबर सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, जिस कारण कंपनी के स्टॉक एकदम से गिर गए। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहे क्योंकि मैनेजमेंट के प्लान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे एक बार फिर प्रोडक्ट्स की सेल और लेबर दोनों सुधरने लगी। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे बाइंग पॉइंट बी। अब देखते हैं कि किस इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा हुआ। जिसने बाइंग पॉइंट ए पर स्टॉक खरीदे उसने कंपनी के पीक पर स्टॉक खरीदे, जिस कारण जब कंपनी में दिक्कतें आई तो उसके स्टॉक्स पर नेगेटिव असर पड़ा। वहीं जिस इन्वेस्टर ने बाइंग पॉइंट बी पर खरीदा उसने एक तरह से राइजिंग कंपनी का स्टॉक खरीदा, जिस कारण उसका प्रॉफिट बाइंग पॉइंट ए वाले इन्वेस्टर से बेहतर होगा। इसी कारण किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हुए प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वरना आप सही कंपनी चूज करने के बाद जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में राइट टाइमिंग मिस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपको कब स्टॉक खरीदने चाहिए। अब ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि आपको स्टॉक कब बेचने चाहिए या बेचने भी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारी बुक समरी सुनते रहिए। कब बेचना चाहिए और कब नहीं। इस बुक समरी के पिछले चैप्टर में हमने जाना कि स्टॉक कब खरीदना चाहिए। अब जब आप एक बार स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसको लेकर बैठे रहेंगे। ऐसे तो कोई भी इन्वेस्टर अपने स्टॉक से प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि एक इन्वेस्टर को अपने स्टॉक्स बेचने पड़े। हो सकता है उसको नया घर खरीदना हो, या ये भी हो सकता है कि उसे अपने बच्चों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो। इस टाइप की कॉमन स्टॉक की सेलिंग पर्सनल कहलाती है, ना कि प्रोफेशनल। तो इस टाइप की सेलिंग पर हम अपनी इस बुक समरी में गौर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको इस अध्याय के द्वारा ये बताएंगे कि कौन सी सेलिंग से एक इन्वेस्टर ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेखक के हिसाब से एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स केवल 3 कारणों से बेचता है। पहला कारण तो ये है कि जब इन्वेस्टर से कोई ज्यादा स्टॉक खरीदने में गलती हो जाए। अब मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, पर उन्हें खरीदने के बाद उसे ये रियलाइजेशन होता है कि उसने जो स्टॉक्स खरीदे हैं वो हाई वैल्यूएशन पर खरीद लिए हैं। ऐसी गलती स्टॉक मार्केट की दुनिया में इतनी कॉमन है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पर इस टाइप की सिचुएशन में किसी भी इन्वेस्टर को अपने इमोशन को किनारे रखकर डिसाइड करना होता है। उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है और जल्द से जल्द ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालना पड़ता है। ऐसे स्टॉक्स को इन्वेस्टर जितनी जल्दी बेच दें उनके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, वरना स्टॉक को अपने पास लंबी ड्यूरेशन तक रख के वो अपने लॉसेस को बढ़ा सकते हैं। इसका कारण ये है कि ओवर द टाइम ऐसे स्टॉक वैल्यू में ऊपर नहीं जाते बल्कि और नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स खरीदने की गलती कर देते हैं तो उसमें बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम तक आपको ये गलती बहुत बड़ी लगे, लेकिन लेखक का मानना है
कि ऐसे एक्सपीरियंस ही एक इन्वेस्टर को बना देते हैं या तोड़ देते हैं। जो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो अपनी इस गलती से सीखेगा और आगे से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गलत इन्वेस्टमेंट से मिली सीख का उपयोग करेगा। इस रीजन के अलावा दूसरे रीजन जिसके चलते लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं वो है कि कंपनी की सेल्स ओवर द टाइम बदलती रहती है। हो सकता है कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस की वजह से कंपनी की डीलिंग में फर्क आ गया हो सकता है जिन 15 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपने इन्वेस्ट किया हो वो कंपनी अब उन 15 पॉइंट्स पर फॉलो नहीं कर रही हो। जब कोई भी कंपनी इस तरह से डिटोरिएट हो रही हो तो उसके ज्यादा नहीं बस 1-2 कारण ही होते हैं। या तो जैसा कि लेखक ने पहले बताया कि मैनेजमेंट में कमी होगी, या फिर कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस देती है उसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं बची है। लेकिन अक्सर ये होने का कारण ये पाया गया है कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते जितने उनसे पहले वाले दे रहे होते हैं। अब ये होना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी की सेल्स इतनी बढ़ गई हो कि अब कंपनी को खुद ना पता हो कि सेल्स कैसे बढ़ानी है। दोनों में से कुछ भी होने पर जो इन्वेस्टर के पास स्टॉक रखा हुआ है उसे उस कंपनी के स्टॉक्स तुरंत बेच देने चाहिए। भले ही लोग कुछ भी कहें या मार्केट में उसके डिमांड पर भी इससे कोई असर ना पड़ा हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं या फिर मार्केट में माहौल क्या है, बल्कि एक इन्वेस्टर को सारे सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर हार्ड फैक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जिस कारण जब भी किसी इन्वेस्टर को दोनों में से कोई एक स्थिति दिखती है तो वो तुरंत अपने स्टॉक्स बेच देता है। वहीं जो इन्वेस्टर ऐसी स्थिति में स्टॉक्स बेचने में हिचकिचा जाता है उसे लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में ज्यादातर लॉस का ही सामना करना पड़ता है। इन दोनों कारणों के अलावा एक और थर्ड रीजन है जिसके चलते एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स बेचने के लिए मजबूर होता है। ये थर्ड रीजन है ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स। बहुत से नए इन्वेस्टर या अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ये गलती जरूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गलती, ओवर प्राइस स्टॉक्स को बेचने में आखिर बुराई ही क्या है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप दूर का नहीं सोच पा रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक आज आपके और मार्केट के अकॉर्डिंग ओवर प्राइस्ड है, इसके साथ ही वो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, तो आप भी जल्दबाजी में इस स्टॉक को इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए बेच देते हैं। इससे आपको मोमेंटरली प्रॉफिट तो मिल जाएगा, लेकिन वही मान लीजिए कि उस स्टॉक के प्राइस नीचे आए ही नहीं और बढ़ते रहे, जिससे एक तरह से देखा जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पता कैसे लगाया जाए कि किसी कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या नहीं। तो ये जानने के लिए आपको डिफरेंट क्राइटेरिया की ओर देखना होगा। क्या कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के भरोसे इतना ग्रोथ दिखा रही है या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण जेन्युइन ग्रोथ दिखा रही है। कोई भी कंपनी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो कर रही हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एक डिकेड के बाद अपनी वैल्यूएशन 4 टाइम्स कर दे। ये कारण हो सकता है कि एकदम से स्टॉक का रेट ओवर प्राइस्ड लगने लगे, लेकिन वहीं अगर कोई नई कंपनी 3-4 साल में ये कमाल अचीव कर लेती है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड असल में हो गया है। ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर को अपने सारे स्टॉक्स की जगह केवल ग्रोथ स्टॉक्स बेचने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स शुरू से ही ओवर प्राइस्ड होते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर होगा तो वो अपने स्टॉक्स को ऐसे रीजन से कभी नहीं बेचेगा। इस अध्याय से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आपने अच्छी कंपनी के अच्छे कॉमन स्टॉक्स खरीदे हैं तो अच्छा टाइम इन स्टॉक्स को बेचने का कभी नहीं है। स्टॉक्स बेचने से बेहतर ये होगा कि आप स्टॉक्स को रखे रहें और प्राइस में बढ़ने दें। ये सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि स्टॉक्स बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो स्टॉक्स अच्छे हैं